हमारे साथ एक ख़ास मेहमान जनाब मीराक मिर्ज़ा साहब आपके सामने मौजूद हैं। मीराक मिर्ज़ा साहब को फ़िल्म इंडस्ट्री में कई दहाइयाँ हो चुकी हैं। वो बहैसियत फिल्म निगार, राइटर और डायरेक्टर और अब वो प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। मीराक मिर्ज़ा साहब से आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। उनकी आने वाली फ़िल्म जो है एक बड़ी ही हसास और एक अपने मुनफरिद सब्जेक्ट की वजह से, यूनिक सब्जेक्ट की वजह से जो अभी चर्चा में है, गरम हवा। तो मीराक मिर्ज़ा साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये जो फिल्म गरम हवा बनाई है और इसका हमने कुछ ट्रेलर वगैरह भी देखा है उस पर यूट्यूब पर, तो आप जो है इस फिल्म की तहरीक आपको कैसे मिली, इस सब्जेक्ट की तहरीक कैसे मिली? सबसे पहले इस प्रोग्राम को देखने वाले व्यूअर्स के लिए मैं कहूँगा कि सईद हमीद साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने अपने चैनल के लिए जो है मुझे मदऊ किया और इस वक्त हम दोनों एक सब्जेक्ट पर गुफ्तगू के लिए बैठे हैं। तो सईद साहब, गर्म हवा की जो बात की, मैं समझ रहा हूँ आपके जहन में क्या चल रहा होगा। आपने मेरे बारे में जो कुछ भी बताया फिल्म इंडस्ट्री के ताल्लुक से, तो एज ए राइटर जो 30-35 फिल्में करीब मैंने लिखी, वो सारी कमर्शियल फिल्में हैं। और गर्म हवा बड़ी हसास कहानी है। एज ए डायरेक्टर और एज ए प्रोड्यूसर मैंने ऐसी कहानी का इंतखाब किया। तो इसका सिंपल जवाब ये है कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान मैंने अदब का बहुत गहराई से मुतालिया किया और कुछ ऐसी फिल्में जो अदबी कहानियों पर मबनी थी वो देखने का इत्तेफाक भी हुआ। तो फिर ऐसा लगा कि आज जो माहौल है, माहौल में गर्म हवा तो है, एक मखसूस कम्युनिटी जो है वो अनसिक्योर महसूस कर रही है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का शिकार है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो उसकी नेशनलिटी क्या है। कोई भी उसे कह देता है कि भाई आपका यहाँ कुछ नहीं है, हमने तो 47 में दे दिया। इस पर मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ कि एक फिल्म भी बनी थी गरम हवा। जी MS सत्यू साहब ने बनाई थी और उसमें बड़ा सानी और फारूक शेख जो था, पोस्ट पार्टीशन में भारत के मुसलमान की जहनी हालत क्या थी, उस कैफियत को बताया गया था। तब भी हालात जो थे ऐसे नाजुक मोड़ पे थे। तो उस गर्म हवा में और आज की गर्म हवा में इस पीरियड में क्या हो गया जो आप उसी नाम से एक फिल्म बना रहे हैं और इसका सब्जेक्ट कितना डिफरेंट है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि तब भी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का मामला था और वही मसला आज भी खड़ा हो गया है। फ़र्क है कि उस वक्त जो पोस्ट पार्टीशन मामला था, लोग जिन्हें अच्छा नहीं लगा यहाँ जो महसूस करते थे। हालांकि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने, अदबी दोस्तों ने बताया कि सादत हसन मंटू भी यहाँ से इसीलिए चले गए थे कि उन्हें लग रहा था पाकिस्तान उनके लिए सेफ है। तो आज के हालात जो गौ रक्षा के नाम पर कुछ हो जाता है या लव जिहाद के नाम पे कुछ हो जाता है और उस पर बड़ी बयानबाजियाँ होती हैं, सियासत शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे फिल्म स्टार्स ने कुछ बोला, उनको देशद्रोही होने का टैग लगा दिया गया। मैं समझता हूँ ज़्यादा मैं बोलूँगा मुझे भी लगा दिया जाएगा। तो बहरहाल मैं यहाँ एक राइटर की हैसियत से और डायरेक्टर की हैसियत से बात कर रहा हूँ कि ये देश मेरा है और मुझे फ़ख्र है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। लेकिन इस फ़ख्र को कोई मजरूह कर देता है। अचानक कभी कोई ये बोल दे कि भाई तुम्हारा क्या है यहाँ,
सन 47 में तो हमने दे दिया, अब वहाँ जाइए और यहाँ रहना है तो आप जय श्री राम बोलिए। भाई जय श्री राम बोलने में मुझे कोई बुराई नहीं है, मैंने राम को पढ़ा है, रामायण पढ़ी है और राम के कैरेक्टर और कैरेक्टराइजेशन से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। अगर वो हकीकत है तो भी बहुत अच्छी बात है। साउथ के पूरे हिंदूज बोलते हैं कि वो एक फिक्शन है। इफ इट इज अ वर्क ऑफ फिक्शन इवन देन आई लाइक द कैरेक्टराइजेशन ऑफ लॉर्ड रामा। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि एक मजहब को सियासत में शिकार बनाना और एक पूरी कम्युनिटी को, जिसे हमारे बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं जो बहुत गहरे दोस्त हैं, दिल से दोस्त हैं, वो उनको नज़र में रखते हुए जब मैं बात करूंगा तो हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है। बात यह है कि सियासत में जो इस्तेमाल हो रहा है मुसलमान और इस्लाम, तो आज एक आम आदमी जो है मुस्लिम कम्युनिटी में वो इनसिक्योरिटी का शिकार है। इसलिए अगर आमिर खान का अपनी वाइफ के हवाले से कुछ कह देता है तो आई डू बिलीव इन द स्टेटमेंट ऑफ आमिर खान कि वो सही, क्योंकि ऐसा शायद मैं भी महसूस करता हूँ कि भाई मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं शायद लोकल ट्रेन में सफ़र करने से डरता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कोई वो मेरा नाम पूछ ले, मेरा शनाख्ती कार्ड पूछ ले और नाम की वजह से मुझे थप्पड़ मारा जाए। बहुत सारे वीडियोस मैं देख चुका हूँ। तो मिराक मिर्ज़ा साहब, आपसे अब तक की जो बात हुई है उसमें अभी दिलचस्पी हो रही होगी हमारे नाज़रीन को भी कि ये गर्म हवा जो है किस तरह की फिल्म है। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ आपसे कि थोड़ी सी कहानी भी बताइए कि ये क्या है, कौन सी कहानी आपने चुनी है या बुनी है जिसके ज़रिए से आप ये सारा नज़रिया पेश करेंगे। एक्चुअली सही साहब, ये मेरी एक अदबी कहानी है जो मेरी आने वाली किताब अफसानवी मजमूए में शामिल है। उसको जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि आप एक अफसाना है या अदब का शहपारा है जिसे फिल्म का रूप दे रहे हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, मैंने माजी में ये हुआ है। मंटू की कहानी पे फिल्म बनाई गई, मैक्सिम गोरकी की कहानी पर फिल्म बनी है जिसका नाम दुश्मन था। ये बहुत बड़ी कमर्शियल फिल्म थी और बहुत हिट फिल्म थी, लेकिन उस ज़माने में क्या था कि राइटर और डायरेक्टर्स एक्नॉलेजमेंट नहीं करते थे। एक्नॉलेजमेंट का सिलसिला गुलजार साहब ने शुरू किया। जब कॉमेडी ऑफ एरर्स बनाई उन्होंने तो स्क्रीन पर उन्होंने दिया था इंस्पायर्ड बाय शेक्सपियर्स कॉमेडी ऑफ एरर्स। और आज की डेट में तो लोग करते हैं, जैसे विशाल भारद्वाज, वो शेक्सपियर के बहुत बड़े मद्दाह हैं, तो ज़्यादातर फिल्में उससे बनाते हैं। बहरहाल आपका सवाल हीट वेव्स की कहानी पे था जी। तो एक्चुअली नौउम्री का ज़माना कहिए, कॉलेजिंग का ज़माना, गर्म हवा मैंने भी देखी थी जिसका आपने जिक्र किया, और उस उम्र में गर्म हवा मुझे अच्छी नहीं लगनी चाहिए थी, लेकिन आई हैड लाइक द फिल्म इमेंसली और वो मेरे जहन में रह गई थी। तो एक्चुअली कहीं ना कहीं बलराज साहनी की जो गर्म हवा थी उसका असर एट द बैक ऑफ माई माइंड वॉज देयर। फिर मुझे लगा कि ये जो उस वक्त गर्म हवा थी वही गर्म हवा आज एक मैच्योर्ड एज में मैं महसूस कर रहा हूँ। और मैं बताता चलूँ कि टीवी मीडिया के होते हुए मैं अखबार पढ़ता हूँ, रसायल वगैरह पढ़ता हूँ। अखबारों की खबरें ना पढ़ूँ तो मुझे लगता है कि मैं न्यूज़ से कट गया हूँ। तो जहाँ जहाँ से खबरें आती रहती हैं वो ज़हनी तौर पर मुझे बहुत परेशान करती है। तो ये कहानी वजूद में आई हीट वेव्स, ये अफसाने के तौर पर इसका टाइटल वही है इन उर्दू, गर्म हवा। इसमें मैसेज देने की कोशिश की गई है और मुस्लिम यूथ के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। आपकी कहानी किसी खास शहर, ये यूपी का कोई शहर है जिसको हमने स्पेसिफाई नहीं किया है फिल्म में। अभी ये आधे घंटे की शॉर्ट फिल्म है, इसको मैं लिख चुका हूँ फीचर फिल्म के तौर पर। तो अनकरीब मुमकिन है 2021 में ही सेम फिल्म 2 घंटा 10 मिनट की फुल लेंथ फिल्म आएगी, उसमें मैं और अच्छे से ये कहानी कह पाऊँगा। यूपी का बैकग्राउंड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आजकल यूपी में कुछ हवा ज़्यादा ही गर्म है। ये जो कम्युनल प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं बॉम्बे में रह रहा हूँ और मुझे 30-35 साल यहाँ हो गए, तो मैं कहा जा सकता है डोमिसाइल्ड मुंबई कर हूँ।
यूपी से जो खबरें आ रही हैं, और आज खबरें आ रही हैं और हम देख भी रहे हैं मीडिया में, तो वहाँ कम्युनल फोर्सेस जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। दूसरे पार्ट में भी है, लेकिन यूपी से जो घटनाएं लव जिहाद की आती हैं, यूपी से एक ख़ास कम्युनिटी पर जुल्म की जो दास्तानें आती हैं, और जो गौ रक्षा के नाम पर जो कुछ होता रहता है, तो ये सब बहुत डिस्टर्बिंग हादसा हैं और ये नहीं होना चाहिए। वो भी इसके बहुत सारे हमारे हिंदू दोस्त इंटेलेक्चुअल्स हैं, बात करते रहते, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि भाई ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। लेकिन आप जो सब्जेक्ट पर हाथ डाल रहे हैं, तो बॉलीवुड में तो ऐसा सब्जेक्ट जो है उसको दूर से सलाम कर दिया जाता है। आप बहुत बड़ी जरूरत कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसको शॉर्ट फॉर्म के रूप में बनाया, इस पर फीडबैक लेने के लिए। तो यूट्यूब पर बहुत ही इनकरेजिंग फीडबैक मुझे मिला है, और मुस्लिम कम्युनिटी से ज़्यादा हिंदूज कम्युनिटी ने इसको अप्रिशिएट किया है कि आपका मैसेज बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत अच्छा है। यहाँ तक मैं बताऊँ कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिसे एंटी मुस्लिम समझा जाता है, मेरे अपने बहुत से दोस्त हैं जो आरएसएस के मेंबर्स हैं, उन्होंने फिल्म देखी है और देखकर अप्रिशिएट किया है कि इसको अवार्ड मिलना चाहिए, और ऐसा जो मैसेज आपने दिया है, ये मैसेज जो है जाना चाहिए। तो दैट इज़ वाई आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम इनकरेज, और उसी इनकरेजमेंट की बुनियाद पर हमने फीचर फिल्म लिखने का फैसला किया, और लॉकडाउन के दौरान स्क्रिप्ट हमने कंप्लीट कर दी। आपके जो कैरेक्टर्स हैं उसमें कौन कौन लोग हैं? ये 2 जनरेशन की कहानी है। एक बूढ़ा आदमी है जिसने पार्टीशन देखा है, और एक बूढ़े आदमी का पोता है, बीच की जनरेशन नहीं है। अच्छा। ये जो पोता है इकबाल अंसारी, ये आज के माहौल से डिसइल्यूजन्ड है, क्योंकि वो यंग है, वो 24-25 साल का लड़का है, कॉलेज में इधर उधर दोस्त यार उसे ताना मार देते हैं कि मुसलमान है, इनका तो पाकिस्तान है। लेकिन दादा जो घर में है वो प्योर हिंदुस्तानी है, उसे मतलब नहीं है क्या हो रहा है। उसका कहना मुट्ठी भर लोग हैं जो कम्युनिज्म फैला रहे हैं या दंगा कर रहे हैं, या अब ये यानी आप जो है एक तरह से भारत में जो रहते हैं यंग जनरेशन जो मायूस है, मुस्लिम कौम जो चारों तरफ से घिरी हुई, खासतौर से यूपी में, उसको ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपको कॉन्फिडेंटली इस मुल्क में रहना है और ये मुल्क तुम्हारा है। एग्जैक्टली हम ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ ये जो फर्ज है, ये मुस्लिम माँ बाप का नहीं है, ये सरकार का भी है, ये समाज का भी है, ये सिस्टम का भी है कि यहाँ कौमी यकजहती बनी रहे। आज हम भी आवाज़ उठाते हैं, अगर कुछ पुलवामा होता है हम भी कहते हैं पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, हम लाइक नहीं करते, पाकिस्तान को हम मानते हैं कि हमारा दुश्मन है। ऐसे हालात रहे। सईद साहब, आप एक बहुत ही वरिष्ठ सहाफ़ी हैं, खुद राइटर हैं, और अदब में, जर्नलिज्म में आपका एक बड़ा मुकाम है। आप सब कुछ जानते हैं, हम व्यूअर्स के लिए बोल रहे हैं कि उस पाकिस्तान जिसको हम दुश्मन मानते हैं, अगर हालात ऐसे रहे, एक सेकंड मेजॉरिटी, जिसको सेकंड मेजॉरिटी कहा जाता है, बहुत से हमारे हिंदू दोस्त बोलते हैं यार मिराब तुम माइनॉरिटी में क्यों मानते हो अपने आप को? सेकंड मेजॉरिटी इज द मुस्लिम कम्युनिटी। और उसके बाद से मुझे लगा यस ही इज राइट। ये जो आपने फिल्म लिखनी शुरू होगी उसका फिल्म बनाने का पहला मरहला जो आया होगा, मुझे लगता है लास्ट ईयर होगा जब सीए का वो चल रहा था। एग्जैक्टली, जब वो जिस तरह दिल्ली में राइट्स हो गए। लेकिन आपको ये लगता है कि आपकी जो आइडियोलॉजी है, कॉन्फिडेंस के साथ भारत के सारे लोग मुसलमानों समेत जो है भारतीय है पहले, और सब एक साथ है, फार्मर्स एजुटेशन के बाद कुछ बदलाव आया है जहन में, वो कॉन्फिडेंस में? नहीं, ये एजुटेशन तो अभी ऑन है और इसकी हैंडलिंग अच्छी नहीं हो रही है। एक्चुअली सईद साहब, मैं आपको बताऊं, मैं डर गया था